लवन्या रेगुलरली अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाया करती थी। उसकी माँ की कीमोथेरेपी से गुजर रही थी। उनका लगातार सेशन चल रहे थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितना टाइम तक हो सके वह लता जी को बचा सके। खर्चा बहुत ज़्यादा था, लेकिन थैंक्सफुली रुद्र लवन्या को हमेशा टाइम पर पैसे दे दिया करता था, वह भी इतनी जितने में लवन्या का काम ठीक ठाक चल जाता था। बहन की पढ़ाई और माँ का ट्रीटमेंट सब कुछ रुद्र ही देखने लगा था। इधर रुद्र ऑफिस में होता और अपने असिस्टेंट मनोहर से कहता, किसी के बारे में तुम्हें पता लगाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी और मुझे बताना है। तुम्हें विजय कुकरेजा के बारे में जानकारी हासिल करनी है। मैं तुम्हें उसका एड्रेस सेंड कर देता हूँ। हमें 1 घंटे के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यह सुनकर मनोहर कहता है, यस बॉस, और वहाँ से चला जाता है। और विजय कुकरेजा इन्फॉर्मेशन मनोहर ने 1 घंटे के अंदर ही निकाल लिया था और वह रुद्र को सारे डिटेल्स सेंड कर दिया। रुद्र यह सब देखकर पूरी तरह से हिल गया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि लवन्या के चाचा ने कैसे लवन्या को बुद्धू बना करके उसके सारे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया है और यह प्रॉपर्टी उसके पापा के नाम है। उसके पापा के बाद यह प्रॉपर्टी पूरी तरह से लवन्या और उसकी बहन नैना को मिलेगा। लेकिन यह विजय तो बहुत ही डेढ़ साना निकला। वह पूरी तरह से गुस्से में किसी को कॉल किया और वह कॉल जय को करता है। जय उस क्रिमिनल को लेकर लॉकअप में होता है और उस क्रिमिनल से पूछताछ कर रहा होता है कि तभी जय का फ़ोन बज उठा। जय ने फ़ोन रिसीव किया और रुद्र कहने लगा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और जय यह बात सुनकर के कहने लगा, कौन सा काम करना है? वह लवन्या के चाचा विजय कुकरेजा के यहाँ जाओ और जा कर के थोड़ा सा 3rd डिग्री दो, जिससे कि उसका दिमाग होश में आ जाए, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से बेचैन हो रखा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि किसी की प्रॉपर्टी हथियाने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे शौक सिखाना चाहता हूँ कि वह कभी सोच भी नहीं सकता है कि यह सुन करके जय कहने लगा, यह आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और मैं यह काम पूरे करके ही रहूँगा। तुम इस काम में टेंशन बिल्कुल भी मत लो। उधर लवन्या रुद्र के घर में एंट्री करती है और नौकर उसे बताता है कि रुद्र अभी तक ऑफिस से घर लौटकर नहीं आया है। तो लवन्या अपने फटाफट किचन में जाती है और डिनर तैयार करने लगती है। उसके बाद वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर रुद्र के आने का इंतज़ार करती है। लवन्या घड़ी में टाइम देखती है। 8 से 9 बज चुके थे, 9 से 10 बज चुके थे और इसी तरह से करते करते 10 से 11 बज गए थे। लेकिन रुद्र अभी तक घर नहीं आया था, क्योंकि वह तो लवन्या के चाचा के बारे में पता लगाना चाहता था और उस क्रिमिनल का भी शॉर्ट आउट करना था। इधर इंतज़ार करते करते लवन्या डाइनिंग टेबल पर ही सर रख कर के सो जाती है। तकरीबन 12 बजे रुद्र की गाड़ी बंगले के बाहर आती है। वह चेहरे से काफ़ी थका हुआ लग रहा था और उसके सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। वह अंदर जाता है। सारे नौकर अपना काम ख़त्म करके जा चुके थे, जो कि 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही चले जाते हैं। इस वक्त घर में सिर्फ लवन्या थी, जो रुद्र का इंतज़ार करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सर रखकर सो गई थी। घर में एंट्री करने के बाद जब रुद्र की नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ती है तो उसे लवन्या वहां पर काफ़ी सुकून से सोई हुई दिखाई देती है। रुद्र अपना बैग सोफे पर रखता है और अपनी टाई को थोड़ा लूज करता है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है। उसकी नज़र लवन्या के खूबसूरत से चेहरे पर पड़ती है, जो कि सोते हुए और भी ज़्यादा प्यार और मासूम सा लग रहा था। जो कुछ सेकंड तक रुद्र बस सब कुछ बोल करके यूं ही लवन्या को बैठकर देखे जा रहा था और वह सो रही थी। उसका चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लवन्या अभी उसकी गर्लफ्रेंड या पत्नी है। ऐसे होता है ना कि पति ऑफिस से काम करके देर रात को घर पर आता है और पत्नी उसका इंतज़ार करते करते सो जाती है। रुद्र देखता है कि खाना टेबल पर रखा हुआ था, जो कि ठंडा हो चुका था और जो अभी तक सर्व नहीं किया गया था। इसका मतलब कि लवन्या ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है और वह ऐसे ही इंतज़ार करते करते सो गई। यह देखकर जाने क्यों, लेकिन रुद्र के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लवन्या का एक बाल उसके गाल पर आ गया था। रुद्र ने कंट्रोल नहीं हुआ
और वह अपना हाथ ऊपर उठाकर उसके बाल को धीरे से पकड़ते हुए कान के पीछे की तरफ ले जाता है। रुद्र के टच करने से एकदम से लावण्या की आंखें खुल जाती है, जिस वजह से रुद्र काफ़ी हड़बड़ा जाता है। एकदम से रुद्र को अपने आँखों के सामने देखकर लावण्या शॉक्ड हो जाती है और एकदम से लावण्या की आंखें खुली देखकर रुद्र भी काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा सा जाता है। वह ऑकवर्ड फील करते हुए अपना हाथ पीछे कर लेता है। लावण्या रुद्र से बोली, तुम कब आए? रुद्र ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, बस अभी अभी आया था। लावण्या रुद्र से हल्के गुस्से में बोली, तो फिर तुम्हें मुझे जगा देना चाहिए था ना। मैंने कब से तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है, सारा खाना भी अब तक ठंडा हो गया होगा। क्या तुम मुझे एक मैसेज नहीं कर सकते थे कि आज मैं घर आने में लेट हो जाऊंगा? मैं तो 1 घंटा भी लेट हो जाती हूँ तो तुम बवाल मचा देते हो और ख़ुद 4-4 घंटे लेट आते हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर रुद्र की फैमिली में कोई भी नहीं था, उसके सारे फैमिली की डेथ हो गई थी। सिर्फ उसकी एक बहन थी जो कि वह भी यहाँ से दूर थी, और वह भी किसी की वजह से थी, जो कि रुद्र उसे वजह को ही जान से मार चुका था। लेकिन उसका भाई था, वही रुद्र को बहुत ज़्यादा ही परेशान करता था। जब लावण्या इस तरह से रुद्र को डांट रही थी, फिक्रमंदी दिखा रही थी, तो रुद्र को भी बहुत ज़्यादा ही उस पर प्यार आ रहा था। वह एक माँ की तरह उसे डांट रही थी। लावण्या का डांट उसे बहुत ज़्यादा ही सुकून दे रहा था। कहीं ना कहीं उसे यह लग रहा था कि उसके लिए इस दुनिया में कोई तो है जो कि उसकी फ़िक्र करता है, उसके घर लेट आने पर उसे बातें सुना रहा है, उसे डांट सकता है, उस पर अपना हक जता के उसे नाराज़गी जाहिर कर सकता है, उसकी गलतियाँ भी गिना सकता है। यह सब सोच करके रुद्र एक पल के लिए मुस्कुरा देता है और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। कैसे उसकी माँ ऐसे ही उसे घर लेट आने पर डांट लगाती थी, लेकिन एक पल में ही उसकी मुस्कान मायूसी में बदल गई। वह पूरी तरह से उदास हो गया था, क्योंकि एक पल ऐसा आया कि उसकी सारी फैमिली ही तबाह हो गई थी। रुद्र का फैमिली बहुत बड़ा फैमिली था। वह एक रईस फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान था। उसके पापा बिजनेसमैन थे और वह बिजनेस के सिलसिले में बहुत अजीब अजीब लोगों से मुलाकात किया करते थे, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे। उन्हें बुरे इंसानों में से उनसे पापा की दुश्मनी हो गई थी और गोटिया बजाज से दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि उसके पापा वसूलों के बहुत पक्के थे। वह एक सच्चे बिजनेसमैन थे, लेकिन गोटिया बजाज गलत बिजनेस करके आगे बढ़ा था और वह चाहता था कि सब उसकी बात माने और उसी की तरह ही करे जैसे कि वह गलत काम कर रहा हो। लेकिन रुद्र के पापा मिस्टर चौहान ऐसा बिल्कुल नहीं किए, जिस वजह से गोटिया मिस्टर चौहान से दुश्मनी कर लेता है और उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हारे सारे परिवार वाले को ख़त्म कर दूँगा, तबाह कर दूँगा तुमको। और वह सच में ऐसा करके दिखा भी दिया। रुद्र और उसके पापा घर पर नहीं थे, वह बिजनेस के सिलसिले में दूसरे देश गए हुए थे। गोटिया आकर के उनके घर में सारे फैमिली को गोलियों से भून देता है और रुद्र की बहन को अपने साथ लेकर चला जाता है। रुद्र के परिवार में उसकी माँ, उसके पापा, एक भाई, एक बहन, दादी थी। दादी माँ और भाई को गोलियों से मार देता है और रुद्र की बहन माला को वह किडनैप कर लिया था। जब रुद्र और उसके पापा आए तो यह सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। उनकी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी, वह चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। यह देखकर मिस्टर चौहान पूरी तरह से एक जिंदा लाश की तरह बन गए थे और उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वह अस्पताल में एडमिट हो गए और वह भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। 1 मंथ के अंदर ही उनकी भी मौत हो गई। यह सब देखकर रुद्र भी पूरी तरह से टूट चुका था। उसे भी अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह भी पूरी तरह से पागल जैसा हो चुका था। वह भी अस्पताल में एडमिट हो चुका था। उसे भी अपने आप पर बिल्कुल भी होश नहीं था। वह अपनी बहन के लिए जिंदा था और उसने भी गोटिया को अपनी बहन को बचाने के लिए मार दिया। लेकिन गोटिया के भाई ने उसकी बहन माला के साथ जबरदस्ती किया था, जिसकी वजह से माला अस्पताल में एडमिट थी। कुछ दिनों के बाद वह भी थोड़ी बहुत रिकवर होने लगी थी। रुद्र ने उसे फौरन भेज दिया। वह लंदन में रहती थी और
उसे कभी भी इंडिया में आने नहीं देता है। जब भी मन करता है रुद्र खुद ही माला से मिल आता था और यह बात किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ पुलिस वाले में ही सबको पता है, लेकिन बाहर की दुनिया में किसी को नहीं पता। यही सब सोच करके रुद्र लावण्या को देखे जा रहा था और वह अपनी यादों में खोया हुआ था कि कैसे उसके परिवार वाले एक झटके में ही तबाह हो गए। उसका परिवार उसके आंखों के सामने ही लुट गया। लावण्या रुद्र को ऐसे ही डांट लगाए जा रही थी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो, बोलो, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। जैसे कि वह एक बीबी अपने हस्बैंड को डांटती है और रुद्र भी ऐसे ही बेचारा सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठा रहता है, जैसे कोई हस्बैंड अपनी पत्नी की डांट खाकर बैठा है। वाकई में रुद्र की गलती थी, उसे मैसेज या कॉल कर देना चाहिए था, उसे बता देनी चाहिए थी कि वह लेट हो जाएगा। रुद्र अपोलाइज करते हुए बोला, आई एम सॉरी, इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंस गया था इसीलिए लेट हो गया, फ़ोन भी ऑफ हो गया था, मैसेज या कॉल नहीं कर पाया। लावण्या एक ही सांस लेकर बोली, हाथ मुंह धो लो और अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। रुद्र चुपचाप अपना सर हिला देता है और लावण्या खाना गर्म करने के लिए किचन में चली जाती है और रुद्र अपने कमरे में चेंज करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में रुद्र नहा धोकर कपड़े चेंज करके वापस नीचे आता है तो लावण्या गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगा देती है। खाना खाने के बाद रुद्र और लावण्या रुक कर कमरे में जाते हैं और लावण्या नोट करती है कि रुद्र बार बार अपना सर मसल रहा है और उसके फेस पर एक्सप्रेशन ने बता रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। लावण्या रुद्र से बोली, क्या बात है तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और बार बार अपने सर क्यों मसल रहे हो। रुद्र ने थोड़े अनोखी से एक्सप्रेशन के साथ कहा, सर में दर्द हो रहा है काफ़ी देर से। रुद्र बेड के ड्रावर को खोलता है और उसमें से सर दर्द की गोली का टैबलेट निकालता है। लावण्या रुद्र के हाथ से वह टैबलेट लेते हुए बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ पर दवाइयाँ नहीं ली जाती है, एक्स्ट्रा वर्क लोड की वजह से सर दर्द हो रहा होगा, मैं मालिश कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। लावण्या वहाँ से जाती है। रुद्र उसे रोकने वाला होता है लेकिन तब तक लावण्या वहाँ से जा चुकी थी। वह थोड़ा नारियल का तेल गर्म करके लेकर आती है। मैं तुम्हारे लिए कोकोनट ऑयल को थोड़ा गर्म करके ले आई हूँ, चलो मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, इससे तुम्हारे सर दर्द ठीक हो जाएगा, बैठो। इतना कहकर वह सोफे पर बैठ जाती है और रुद्र को बैठने के लिए बोलती है। लावण्या की बात सुनकर रुद्र बहुत सड़ा सा मुंह बना लेता है। कोकोनट ऑयल की मालिश, वह भी सर में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोकोनट ऑयल की स्मेल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं मालिश करवाऊँगा, मुझे नहीं करवाना है, मैं दवाई खा लूँगा। रुद्र मना कर देता है। इस बात पर लावण्या उसे आंख दिखाते हुए और जोर से डांट लगाते हुए बोली, तुम क्या एक छोटे बच्चे हो जो तुम्हें स्मेल आती है तो तुम मालिश नहीं करवाओगे, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है। आज तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मेरा दिमाग ख़राब है, इतना लेट घर आकर ऊपर से एक यह नौटंकी मत करो, चुपचाप से यहाँ पर बैठो और मुझे मालिश करने दो, जब देखो अपनी चलाते रहते हो, मैं क्या पागल हूँ। लावण्या ने आज दूसरी बार रुद्र को इतना जोर से डांटा था। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि रुद्र भी लावण्या की डांट को ऐसे बेचारा मुंह बनाकर सुन रहा था जैसे कोई लाचार हस्बैंड अपनी पत्नी की डांट सुनता है। और लावण्या के डांट के बाद वह चुपचाप से जाकर वहां पर बैठ जाता है जहां पर लावण्या उसे बैठने को बोलती है। कमाल है, यह नज़ारा वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कल तक रुद्र चौहान जो लावण्या से इतनी नफ़रत करता था, उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता था, अजीब सा ट्रीट करता था, आज उसे ऐसे डर रहा है जैसे पति अपनी पत्नी से डरता है। और लावण्या भी उसे ऐसे हक से डांट रही है जैसे कि वह वाइफ अपनी हस्बैंड को गलती करने पर डांटती है। रुद्र बैठ जाता है और लावण्या गरम तेल से उसके सर पर मालिश करना स्टार्ट कर देती है। दोनों के ही दिल में अजीब सी हलचल थी, लेकिन क्या और क्यों, यह तो दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। रुद्र चुपचाप से बैठा रहा और लावण्या उसके सर की प्यार से मालिश करती रही। मालिश से इतनी अच्छी थी
कि रुद्र के सर पर दर्द गायब हो गया और उसे नींद आने लगी। लवण्य देखती है कि रुद्र को नींद आ रही है। वह उसकी गोद में सर रखकर सोने लगा है। लवण्य फटाफट से तेल को साइड में रखती है और अपने हाथ पोंछती है और उसके बाद रुद्र को उठाकर बिस्तर के पास ले जाती है। वह प्यार से रुद्र को बिस्तर पर लेटा देती है और कंबल उड़ा देती है। वह जैसे ही जाने लगती है रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। लवण्य पलट कर देखती है कि रुद्र उसे ही देख रहा है। लवण्य कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्र लवण्य को अपनी बाहों में खींच लेता है और लवण्य रुद्र के ऊपर जाकर गिर जाती है। उसके बाद रुद्र लवण्य को पलटकर अपने बगल में लेटा देता है, फिर उसके सीने पर सर रखकर बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाता है। इसी तरह वह देर तक लवण्य रुद्र को अपनी बाहों में सोता हुआ देखती रही। रुद्र का चेहरा लवण्य की गर्दन के पास था और उसकी एक टांग लवण्य के दोनों पैरों के ऊपर थी। रुद्र इतना कंफर्टेबल होकर सो रहा था कि जैसे अपनी बाहों में लवण्य को नहीं किसी तकिया को दबोच कर सो रहा। लवण्य की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। काश यह वक्त यहीं रुक जाए, काश यह लम्हे हमेशा के लिए उसका हो जाए। लवण्य रुद्र के चेहरे को देखते हुए अपने मन ही मन में बोले, कैसे, आखिर कैसे मैं तुम्हें बताऊं रुद्र कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या हम दोनों के बीच की दूरियां कभी ख़त्म भी हो पाएगी? क्या हमारे बीच के इस अजीब से रिश्ते को हम समझ पाएंगे? तभी लवण्य के आंसू रुद्र के हाथों पर पड़ जाते हैं और वह लवण्य की तरफ देखकर कहता है, ज़रूर, क्यों नहीं, हमारा रिश्ता बनेगा, नहीं बन चुका है और तुम मेरी सब कुछ हो, समझी? तुम आज से, अभी से तुम मेरी सब कुछ हो। इतना कहकर लवण्य के सर पर रुद्र एक प्यारा सा किस कर देता है। यह देखकर महसूस कर लवण्य पूरी तरह से अपनी आंखें बड़ी किए हुए रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र उसकी तरफ देखता है और कहता है, अब इतनी बड़ी आंखें करके मत देखा करो, मुझे डर लग रहा है। चलो अब चुपचाप से सो जाओ। तुम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, मेरे लिए भी और अपने घर के लिए भी, अपनी माँ के लिए भी। चलो अब सो जाओ, कल तुम्हारा सुबह बहुत अच्छा बीतेगा और तुम्हें कुछ अच्छा न्यूज़ मिलेगा, ठीक है? तभी लवण्य चौंक कर बोली, वह क्या, कौन सी बात? रुद्र कहने लगा, बस यह बात मैं सुबह बताऊंगा, या फिर बताऊंगा क्या, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सुबह कौन सा न्यूज़ तुम्हें मिलेगा, और वह भी बहुत अच्छी वाली। इसका तुम बेसब्री से इंतज़ार करो और इंतज़ार का फल बहुत ही मीठा होता है, समझी मेरी जान? इतना कह करके रुद्र लवण्य को अपनी बाहों में फिर से पकड़ लेता है और बस सो जाता है। लवण्य भी रुद्र की तरफ देखकर एक प्यारा सा स्माइल करती है और उसे देखते देखते सो जाती है। अगली सुबह जब रुद्र की आंखें खुली तो रुद्र भी लवण्य के बेहद करीब था। लवण्य भी इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए सो रही थी और वह सोते हुए बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उठता है और लवण्य के माथे पर अपना होठ रखकर उसे किस कर देता है और फिर कहता है कि तुम क्या हो मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तुम मेरे लिए क्या बन गई हो, तुम्हारे अलावा अब मेरा कोई नहीं है। तुम ही मेरी सब कुछ हो और तुम बहुत मेरे लिए मायने रखती हो, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे लिए। शायद अब मैं तुम्हारे सिवा किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम छोड़कर जाओगी मुझे, समझी? तभी लवण्य कहने लगी, बुद्धू, मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही मुझे भगा दोगे। इतना सुनकर रुद्र कहने लगा, नहीं लवण्य, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी नहीं। इतना सुनकर लवण्य अपनी आंखें खोलती है और अभी भी रुद्र अपना कान पकड़ा हुआ था। यह देखकर लवण्य मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए लवण्य बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, जिसको देखकर रुद्र का दिल पूरी तरह से धड़क जाता है और वह लवण्य को कसकर हक कर लेता है और कहता है, चलो उठ जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। लवण्य फटाफट उठकर फ्रेश हो जाती है, नहा धोकर जल्दी से किचन में जाती है और रुद्र के लिए नाश्ता बनाने लगती है। उधर रुद्र शावर लेने लगता है और ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। उधर लवण्य किचन में नाश्ता बनाने के टाइम में ही उसका फ़ोन आ जाता है और वह फ़ोन पर ही बातें कर रही होती है और वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसी माँ का होता है। रुद्र किचन के दरवाजे पर खड़े होकर बस लवण्य को ही देखे जा रहा था। लवण्य बोलती है, माँ मैं आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा ऑफिस के कामों में लेट हो गई थी, इसीलिए मुझे लेट हो जाएगा, आज आने में थोड़ा काम ओवर है, इसीलिए मैं बस थोड़ी देर में आपके पास पहुँचती हूँ। आई लव यू माँ। इतना सुनकर के रुद्र की आंखें बड़ी हो जाती है कि लवण्य किसको आई लव यू बोल रही है और वह धीरे से आकर लवण्य
को पीछे से अपनी बाहों में कस लेता है और कहता है, किसे तुम आई लव यू बोल रही हो, बताओ जल्दी, कौन है? लावण्या कहने लगी, वह मेरा क्लाइंट है जिसे मैं तुम्हारे बाद मेरा इंतज़ार है। तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। आज नहीं तो कल तुमसे तो मुझे छुटकारा मिल ही जाएगा और फिर आगे तो मैं अपनी माँ के लिए यह सब काम करूँगी ही ना। यह सुनकर के रुद्र की आंखें बड़ी हो जाती है और लावण्या को अपनी तरफ घुमाकर अपनी आंखें लावण्या की आंखों में डालकर एकटक देखते हुए लावण्या से कहता है, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, समझी तुम? मैं रुद्र चौहान हूँ और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो मेरी है, उस पर किसी और की नज़र मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, समझी? और फटाक से लावण्या का फ़ोन लेकर रुद्र देखने लगता है कि किसका फ़ोन है और जब वह नंबर देखता है तो उसकी जान में जान आई। वह तो हॉस्पिटल का नंबर था। यह देखकर रुद्र कहने लगा, मुझे परेशान करने के लिए तो तुम बस बातें बनाती हो, है ना? अच्छा, बहुत बातें बनाती हो ना। इतना कहकर रुद्र फ़ौरन से लावण्या के होठों पर अपना होठ रख देता है और बहुत ही पैशनेट होकर उसे किस करने लगा। लावण्या अभी सांस भी नहीं ले पा रही थी। वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि रुद्र उस पर अचानक से अटैक कर देता है। लावण्या बस उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी कि कोई सर्वेंट आ गया और ऐसे देख लेता तो कितना बुरा लगेगा, लेकिन रुद्र बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था क्योंकि उसको जो मन होगा वही करता है। लावण्या बस चीखे जा रही थी और अपने हाथों से रुद्र को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र कहाँ रुकने वाला था। रुद्र तो बस अपना ही जोर आजमाने वाला था। वह पूरी तरह से लावण्या के होठों को अपने कंट्रोल में करके बहुत डीप किस कर रहा था। लावण्या बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी और वह पूरी तरह से घबराए जा रही थी। रुद्र को लगा कि लावण्या अब परेशान हो रही है तो रुद्र लावण्या को छोड़ देता है और फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मुझसे दूर जाना मतलब कि मुझे ज़िंदा मार देना, और अगर तुम ज़िंदा मुझे मार देना चाहती हो तो तुम दूर मुझसे जा सकती हो। इतना कर कर के वह ऑफिस जाने लगता है। तभी लावण्या उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, सॉरी ना बाबा, बस अब तुम नाराज़ मत हो और ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ऑफिस जाना। रुद्र उसकी बात को अनसुना कर देता है और वह कदम बढ़ा देता है ऑफिस के लिए। फिर लावण्या उसके करीब आती है और कहती है, चलो नाश्ता करो, और उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास लेकर जाती है और उसे बैठाती है। रुद्र भी बैठ जाता है और उसके प्लेट में उसके लिए नाश्ता सर्व करती है। रुद्र खाता नहीं है, बस चुपचाप बैठा रहता है। यह देखकर लावण्या अपने हाथों से उसे नाश्ते का बाइट खिलाती है। रुद्र नहीं खाता है, मुंह नहीं खोलता है। फिर लावण्या बोली, ठीक है, कर लो अपनी जिद, मैं भी पूरे दिन नहीं खाऊंगी। यह सुनना था कि रुद्र कहने लगा, खिलाओ मुझे, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। लावण्या ने पहली बाइट खिलाई, फिर दूसरा बाइट खिलाने वाली थी कि रुद्र ने उसका हाथ उसके मुंह के तरफ कर दिया और कहने लगा, अब तुम भी खाओ। उसके कहने पर लावण्या ने भी अपने मुंह में दूसरा बाइट डाल दी और फिर रुद्र को खिलाने लगी। ऐसे ही लावण्या ने नाश्ता रुद्र को करवाई। नाश्ता करने के बाद रुद्र ने लावण्या के माथे पर किस किया और बोला, ध्यान रखना अपना और अपनी माँ का, कुछ भी बात हो मुझे कॉल करना, मैं बीच बीच में तुम्हें कॉल करता रहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर लावण्या भी अपनी माँ के पास अस्पताल में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जय सारा कुछ विजय कुकरेजा के खिलाफ फाइल रेडी कर चुका था और वह फाइल ऐसी थी कि शायद विजय को जेल भी हो सकती थी और विजय को नोटिस मिल चुकी थी और वह पूरी तरह से तिलमिला उठा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इतना सोचकर वह लावण्या को कॉल करता है और उसको बहुत ही खरी खोटी सुनाता है। उधर रुद्र ऑफिस पहुंचता है और मनोहर से कहता है कि तुम आज से लावण्या के साथ रहोगे। मनोज कहने लगा, लावण्या कौन है लावण्या? रुद्र मनोहर को बड़े ही गुस्से वाली नज़रों से देखा और कहता है, लावण्या नहीं, लावण्या मैडम बोलो। इतना सुनकर मनोहर पूरी तरह से कांप जाता है और कहता है, यस सर, पर लावण्या मैडम है कौन? रुद्र कहने लगा, वह तुम्हारी होने वाली मैडम है और इस वक्त रजनी हॉस्पिटल में है। तुम इसी वक्त वहाँ जाओ और उनके साथ रहना। जब तुम वहाँ जाना तो मुझे कॉल करना। इतना सुनकर मनोहर वहाँ से चला जाता है। रुद्र जय को कॉल करता है और अपने ऑफिस आने को कहता है। इतने में ही रुद्र को एक कॉल आती है और जब रुद्र ने वह कॉल देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वह फ़ौरन से कॉल रिसीव करता है और कहता है, हेलो बाबू, कैसी हो? उधर से आवाज़ आता है, मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ कैसे हो? रुद्र कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? इतना सुनते ही रुद्र की बहन माला कहने लगी, भाई मुझे आपके पास आना है, प्लीज़ मुझे आने दो ना। इतना सुनकर रुद्र पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ नहीं आ सकती हो, अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी सोचना भी मत। और हाँ, तुम्हारे
तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। इतना सुनकर माला कहने लगी, कौन सी खुशखबरी? पर मुझे आना है और वहाँ आकर खुशखबरी सुननी है, वरना मुझे कोई बात नहीं सुननी है। मैं फ़ोन कट कर देती हूँ। इतना सुनकर रुद्र कहने लगा, माला तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम मेरी कमज़ोरी हो और उन बदमाशों को तो मेरी कमज़ोरी बस पकड़नी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कोई कमज़ोरी उन लोगों के हाथों में लगे, और तुम मेरी तो जान हो। अगर तुम उन लोगों के हाथों में लग गई तो मेरा क्या होगा? सोची हो कभी? बस तुम वहाँ हो, खुश रहो, और मैं जब बुलाऊंगा तभी तुम आओगी, और मैं बुलाऊंगा बहुत जल्द। इतना सुनकर माला थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन वह कहती है, ओके भाई, आप जो भी कह रहे हैं मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। आप जब कहेंगे तभी मैं आऊँगी, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले खुशखबरी तो बताइए। इतना सुनकर रुद्र कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए भाभी ढूंढ ली है। इतना सुनकर माला खुश हो गई और कहने लगी, भाई मुझे भाभी से मिलवाओगे नहीं, बात नहीं करवाओगे? रुद्र कहने लगा, मैं तुम्हें खुद उसके सामने लेकर जाऊंगा, तुम टेंशन मत। माला कहने लगी, भाभी कैसी है भाई? रुद्र कहने लगा, बहुत अच्छी है, जैसा मैंने सोचा था वैसी है, बहुत ही केयर करती है मेरी। मैं जब शादी करूंगा तो तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा और तुम ही मेरी शादी कराओगी पगली। इतना सुनकर माला कहती है, ओके भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा और भाभी का भी। और वह फ़ोन रख देती है। इतने में ही जय भी रुद्र के ऑफिस में पहुंच जाता है, और वह रुद्र के बताए हुए काम को कर चुका था और उसका फाइल भी लेकर आया था। रुद्र उस फाइल को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और जय को कहने लगा, अब तुम देखते जाओ मैं लवन्या के साथ गलत किए गए लोगों को मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। उधर अस्पताल से बाहर निकलते लवन्या ऑटो को वेट कर रही होती है कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी लवन्या के सामने आकर रुकी और उसमें से शक्ति बाहर निकला और लवन्या को पकड़कर उस गाड़ी में बैठाया और वहाँ से लेकर जाने लगा। लवन्या बस बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रही थी, लेकिन सड़क पर लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी मनोहर अभी हॉस्पिटल के पास आया और वह देखता है कि एक लड़की को कुछ गुंडे पकड़कर गाड़ी में बैठा रहे हैं, और वह फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है और वह फ़ौरन से रुद्र को फ़ोन करता है। रुद्र फ़ोन रिसीव करता है तो मनोहर कहता है, सर मैं इस हॉस्पिटल पास आ चुका हूँ, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जाने वाला होता हूँ कि कुछ गुंडे एक लड़की को पकड़कर एक बड़ी सी गाड़ी में लेकर जा रहे थे ज़बरदस्ती। मैंने फ़ौरन से फ़ोटो भी क्लिक कर लिया है। इतना सुनकर रुद्र पूरी तरह से कांप उठा था और गुस्से में तिल मिलाया हुआ कहने लगा, वह फ़ोटो जल्दी से भेजो। इतना सुनकर मनोहर उस फ़ोटो को रुद्र को भेजता है। रुद्र उस फ़ोटो को देखकर पूरी तरह से हिल चुका था और उसका खून पूरी तरह से खौल उठा था, और वह मनोहर को कहने लगा, यह तो लवन्या है, इन लोगों ने लवन्या को किडनैप कर लिया है, तुम वहीं लवन्या के माँ के पास रहो और मैं पुलिस को भेजता हूँ। मनोहर बोला, यस सर। इधर लवन्या अपने फ़ोन से जैसे ही रुद्र को फ़ोन करने वाली होती है कि शक्ति उसका फ़ोन उसके हाथों से ले लेता है और कहता है, डार्लिंग तुम किसी को फ़ोन कर रही हो, मेरी मर्जी के बिना तुम उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को तो बिल्कुल फ़ोन नहीं कर सकती हो, समझी तुम? मुझे उससे कल भी नफरत थी और आज भी। मैं तुम्हारे साथ उसको देख भी नहीं सकता हूँ। इतना सुनकर के लवन्या पूरी तरह से कांप उठी थी, क्योंकि वह शक्ति से पहले से ही डरती थी। इतने में ही लवन्या के फ़ोन पर कॉल आने लगा, लेकिन इस वक्त लवन्या को फ़ोन शक्ति के हाथों में था। यह देखकर शक्ति डेविल स्माइल करते हुए उसे कॉल को रिसीव किया और कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कॉल करोगे, और इतना जल्दी क्या है? तुम्हारी वाइफ मेरे पास है और जब तक तुम इसे ढूंढोगे तब तक मेरी वाइफ बन चुकी होगी। मुझे तो इसकी पहले से ही इंतज़ार था और आज वह इंतज़ार ख़त्म भी हो गया, क्योंकि आज मैं पूरी तरह से लवन्या को अपना बनाकर ही रहूँगा। इतना सुनते ही लवन्या पूरी तरह से कांप उठी थी और शक्ति के हाथों से मोबाइल लेकर के चिल्लाकर कहने लगी, प्लीज़ रुद्र मुझे बचा लो, प्लीज़ इस शैतान से मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे बचा लो। इतना सुनते ही रुद्र पूरी तरह से हड़बड़ा गया और उसका दिल पूरी तरह से धड़क उठा था, जैसे कि उसका दिल बाहर निकल जाएगा। इतना सुनते ही रुद्र कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। लवन्या की परेशानी देख करके शक्ति बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो रहा था। लवन्या किस तरह से तड़प रही है, उधर इस बात को सुनकर रुद्र की भी हालत ऐसी ही थी। वह भी पूरी तरह से तड़प उठा था और फ़ौरन से पुलिस फोर्स रेडी करवाता है, क्योंकि वह लवन्या के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, ताकि जिस तरह से उसकी बहन माला के साथ हुआ वह नहीं चाहता था
कि लवन्या भी उस स्थिति से गुजरे। जय भी अभी ऑफिस में ही था। जय सारी बातें सुन चुका था और वह भी लवन्या को बचाने के लिए रुद्र के साथ निकल पड़ा। रुद्र और जय गाड़ी में बैठने फ़ौरन से लवन्या के फ़ोन का लोकेशन चेक करते हुए उसी रास्ते पर जाने लगे थे। उधर पुलिस फोर्स रेडी करवा चुके थे। शक्ति लवन्या को एक टूटी फूटी सी बंद पड़ी फैक्ट्री में लेकर जाता है, जहाँ पर रुद्र यानी कि लवन्या के चाचा भी मौजूद था। लवन्या अपने चाचा को देखकर पूरी तरह से हैरान थी और कहने लगी, चाचू आप यहाँ इस वक्त? विजय फ़ौरन से कहने लगा, चाचू मैं तुम्हारा कोई चाचू नहीं हूँ, समझी? तुमने मुझ पर केस कर दिया है, मेरे ऊपर और मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। लवन्या इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह पूरी तरह से हैरान नज़रों से बस विजय को देखे जा रही थी और कहने लगी, चाचू आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विजय कहने लगा, तुमने अपनी प्रॉपर्टी पर और कब्जा जमाने के लिए मुझ पर केस कर दिया है कि मैं झूठा कागजात बना करके तुम्हारे घर को हड़पना चाहता था, और यह रहा उसका कागजात जो कि मुझे कोर्ट से नोटिस मिला है। वह देखकर लवन्या पूरी तरह से हैरान थी। वह भी बिल्कुल सोच भी नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ और किसने किया। तभी शक्ति लवन्या के करीब आता है और उसके हाथ से वह कागजात लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसे एक थप्पड़ लगाता है और उसे चेयर से बांध देता है। लवन्या के होंठ फ़ौरन से फट जाते हैं और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। लवन्या बहुत रोती है, मुझे छोड़ दो, जाने दो, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, इसका अंजाम तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। वह बहुत रोए जा रही थी, तड़पे जा रही थी। तभी शक्ति उसके और करीब आकर उसके फेस को अपने हाथों से पकड़कर उसे ऊपर करता है और कहता है, इस तरह से बातें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज तो मैं वो हाल करूँगा तुम्हारा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। मैं इस बार का कितना इंतज़ार किया है मैं बता नहीं सकता। मैं तुम्हें प्यार से भी समझाने की कोशिश की कॉलेज में, लेकिन तुमने उस टाइम भी समझना ज़रूरी नहीं समझी, लेकिन आज तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा, और अगर नहीं समझी तो मुझे अपना ज़बरदस्ती समझाना पड़ेगा तुम्हें। इतना सुनते ही लवन्या अपनी फटी नज़रों से शक्ति को देखे जा रही थी और अंदर से वह बहुत ज़्यादा ही काँप रही थी, क्योंकि वह शक्ति को जानती थी कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। अभी शक्ति उसे पकड़कर एक कोने में लेकर जाता है और उसके ऊपर हावी होने ही वाला होता है कि उसका फ़ोन बज उठता है। वह फ़ोन उसके पापा का था। शक्ति के बारे में सब कुछ जय ने उसके पापा को बता दिया था। अपने पापा को फ़ोन देखकर शक्ति फ़ौरन से फ़ोन को बंद कर देता है और फिर से एक बार लवन्या के ऊपर टूट पड़ता है। वह लवन्या के दोनों हाथों को कसकर पकड़ करके उसके गले पर किस करने लगता है। इस तरह करने पर लवन्या बस चीखे चिल्लाए जा रही थी, क्योंकि शक्ति का टच उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बस शक्ति उसके ऊपर हावी होने लगा था और देखते ही देखते शक्ति ने लवन्या के ऊपर का हिस्से पूरी तरह से टच करने लगा था और फिर उसके सूट को फाड़ दिया। लवन्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी, जैसे कि उसकी आंखें पूरी फट जाएगी। वह तो सोच भी नहीं सकती कि शक्ति ऐसा कुछ कर सकता है। उसके साथ इतने में ही रुद्र आ जाता है और शक्ति को एक लात मारकर उसे लवन्या के ऊपर से हटा देता है। शक्ति कुछ दूर जाकर गिर जाता है और देखता है कि लवन्या का कपड़ा फट चुका है। वह फ़ौरन से अपना कोट निकाल करके लवन्या के ऊपर ढक देता है और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। यह देखकर शक्ति पूरी तरह से गुस्से में तिल मिला उठा था और जैसे ही रुद्र को मारने की कोशिश करता है, उतने में ही वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले शक्ति को पकड़कर डंडे से बहुत पिटाई करते हैं और रुद्र भी शक्ति को बहुत मारता है। तुमने मेरी लवन्या को छूने की कोशिश की, उसे हाथ लगाया, तेरा यह हाथ काट दूंगा। तूने मेरी जान पर हाथ उठाया, तुमने सोच भी कैसे लिया कि उसके बॉडी को तू टच करेगा? तेरी तो वह हाल करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता है। उधर विजय भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विजय को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और दोनों को वहां से लेकर चले गए थे। लवन्या इस वक्त रुद्र के सीने पर लग करके रोए जा रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा हो सकता है।
लवन्या को रुद्र अपनी गोद में उठाकर उसे गाड़ी में बैठाया और अपने बंगले में लेकर आता है। वह गाड़ी रुकती है तो रुद्र अपने गोद में उठा करके अपने कमरे में लेकर जाता है। लवन्या बहुत ज़्यादा ही सिसक रही थी और वह कह रही थी कि मैं आज तक किसी को अपनी बॉडी को टच करने नहीं दिया सिवाय रुद्र के। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह इंसान मुझे क्यों टच किया। मुझे अपनी बॉडी से घिन आ रही है। उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई। और वह बहुत ज़्यादा ही तड़प रही थी। रुद्र यह सब सुन कर के पूरा हैरान था। लवन्या बिल्कुल अलग लग रही थी क्योंकि उसने तो पहले बताया था कि वह बहुत पहले यह सब कर चुकी है, लेकिन आज तो लवन्या कह रही है कि आज तक किसी ने उसे टच भी नहीं किया। यह सुनकर रुद्र कहने लगा, लेकिन तुम तो यह सब कह रही थी कि बार में तुम जॉब करती हो और इससे पहले तुम्हारे बहुत सारे क्लाइंट रह चुके हैं, उसका क्या। लवन्या रोते हुए कहने लगी, मैंने बस तुम्हें जलाने के लिए झूठ बोला था ताकि तुम चिढ़ो और मेरे करीब आओ और मुझे मेरा काम के लिए पैसे दो ताकि मैं अपनी माँ के इलाज करवा सकूं, क्योंकि तुम्हें तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो शायद मैं क्या करती, मैं अपने आप को ही गलत साबित कर ली थी तुम्हारे सामने। इतना सुनते ही रुद्र लवन्या को अपने सीने से लगा लिया था और इस वक्त लवन्या के ऊपर रुद्र को बहुत प्यार आ रहा था। लवन्या को वॉशरूम में लेकर जाता है और उसके ऊपर से कोट हटाकर लवन्या की बॉडी से उसके सारे फटे हुए सूट को अलग करता है और फिर उसके बॉडी को अच्छे से वॉश करता है। लवन्या बस रुद्र को प्यार से देखती है। रुद्र भी लवन्या के बॉडी को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और लवन्या के होठों पर अपना होठ रख देता है और फिर किस करने लगा था। लवन्या को किस करते हुए वह शांति मिल रही थी। कुछ देर यूं ही करने के बाद रुद्र लवन्या को बाथरोब पहनाया और वॉशरूम से बाहर लेकर आता है। लवन्या ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करती है और रुद्र भी बिना कुछ कहे रुद्र लवन्या को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है। लवन्या बहुत ज़्यादा हैरान थी कि रुद्र कहाँ लेकर जा रहा है। वह कहने लगी, हम कहाँ जा रहे हैं। रुद्र कहने लगा, बस चुपचाप चलती रहो। और गाड़ी वहाँ रुकती है जहाँ लवन्या का घर था। लवन्या सोच भी नहीं सकती है कि रुद्र उसके घर तक जाएगा या फिर उसके घर के बारे में पता लगाया होगा। लवन्या अपनी फटी हुई आंखों से बस एक नज़र रुद्र को और एक नज़र अपने घर को देख रही थी। कितने महीनों के बाद अपने घर को देख रही है। लवन्या का हाथ पकड़े हुए रुद्र उस घर के अंदर लेकर जाता है और कहने लगा, आज से तुम इस घर में रह सकती हो। यह तुम्हारा घर है, समझी, और तुमसे यह घर अब कोई नहीं ले सकता है। इतना सुनकर लवन्या सब समझ गई कि रुद्र ने ही उसके चाचा को नोटिस भिजवाया था। लवन्या एक बार फिर से रुद्र के गले लग जाती है। यह देखकर रुद्र भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है चलो, और लवन्या को लेकर हॉस्पिटल जाता है। लवन्या की माँ और नैना लवन्या को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और उसके साथ रुद्र भी होता है। लवन्या ने अपनी माँ से कही, यह है मेरे बॉस। तभी रुद्र कहने लगा, मैं लवन्या का बॉस पहले था, अब मैं लवन्या से प्यार करता हूँ और मैं लवन्या से शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर के लता जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वह कहने लगी, बेटा मैं आज बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ अपनी बेटी के लिए। मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रही थी। मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे, यूँ मेरे पीछे कब तक भागती रहेगी। मेरी तो बस 2 दिन की ज़िंदगी है। इतना सुनकर रुद्र लता जी के पास आकर बैठ हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, आंटी आप बेफिक्र रहिए, आपको लवन्या और नैना की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं इन दोनों का बहुत ख्याल रखूँगा। इतना सुनकर के लता जी रोने लगी और कहने लगी, आज मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया कि मेरी बेटियाँ सेफ़ हैं और उनकी फ़िक्र करने वाला एक मजबूत हाथ है। अभी इतना बात हो ही रहा था कि जय आ जाता है और जय जैसे ही आता है नैना वहाँ से खड़ी होती है और जय से टकरा जाती है। जैसे ही नैना गिरने वाली होती है, जय नैना को अपनी बाहों में थाम लेता है। नैना पूरी तरह से हैरान नज़रों से जय को देखे जा रही थी। जय बहुत ज़्यादा हैंडसम गुड लुकिंग था। उस पर भी कई लड़कियां मरती थी, आखिर वह भी पुलिस था, हट्टा कट्टा था। नैना भी बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। जय भी नैना की आंखों में बस देखे जा रहा था। यह देखकर रुद्र और लवन्या पूरी तरह से हंसने लगे थे। यह देखकर नैना भी होश में आई और जय भी। दोनों एक दूसरे से अलग हुए और नैना शर्माते हुए अपनी दीदी के पास आ गई। जय कहने लगा, रुद्र मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुद्र ने कहा, हाँ कहो, यहीं पर क्या बात है। जय ने कहा, हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। इस सारे मामलों में जो भी मिला हुआ था और माला का मुजरिम भी हमें पकड़ा गया। वह भी गैर
तरीके से डील कर रहा था और वक्त पर पुलिस ने अटैक कर दिया। वह भी पकड़ा गया। इतना सुनकर के रुद्र कहने लगा, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, यानी कि माला भी अब आ सकती है। इतना सुनकर के लावण्या हैरानी से बोली, माला? कौन माला? रुद्र कहने लगा, माला मेरी बहन है और वह लंदन में रहती है। मैं तुम्हें यह बात नहीं बताया, मेरी एक बहन है और वह हमारे पापा का दुश्मन था। उसी ने ही मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। इतना सुनकर लावण्या रुद्र के कंधे पर हाथ रख दी और बोली, सॉरी रुद्र। इधर जय कहने लगा, मैं चलता हूँ। तभी जय को रुद्र रोकता है और कहता है, इतनी जल्दी क्या है, अभी रुको, बैठो, थोड़ा नैना से बातें करो। नैना की बात आई तो जय भी शर्मा गया और उधर नैना भी। यह देखकर लता जी भी सोच में पड़ गई कि अब हमारी बेटियों का सब कुछ अच्छा होगा, उनका किस्मत बहुत अच्छा है। रुद्र कहने लगा, आंटी आपका घर भी आपको मिल चुका है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। विजय ने अपनी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा लिया था, वह भी अब जेल में है और आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके हवाले है। उधर देखते ही देखते 2 दिनों में ही माला इंडिया वापस आ जाती है और आते ही लावण्या से माला मिलती है। लावण्या माला को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि लावण्या बहुत ही खूबसूरत थी। माला को देखकर लावण्या भी बहुत खुश थी क्योंकि माला बहुत ही अच्छी लड़की थी, हर किसी से अच्छे से बात करती थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने आप पर घमंड करने वाली थी। नैना और माला की दोस्ती बहुत अच्छी जम चुकी थी। कुछ दिनों में ही लावण्या और रुद्र की शादी हो जाती है। रुद्र भी कहता है, जय तुम भी शादी कर लो, नैना बहुत अच्छी लड़की है। इतना सुनकर जय शर्मा जाता है और लावण्या शर्माते हुए जय को देखकर कहती है, क्यों, क्या हुआ, मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं है? इतना सुनकर जय कहता है, बहुत पसंद है, पर नैना को क्या मैं पसंद हूँ? तभी रुद्र कहता है, क्यों साली साहिबा, मेरा दोस्त आपको पसंद है? नैना शर्मा कर वहाँ से जाने लगती है कि रुद्र नैना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बताकर तो जाइए। तो नैना शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए कमरे में चली जाती है। फिर क्या था, देखते ही देखते जय और नैना की भी शादी कुछ दिनों में ही हो जाती है। लावण्या को रुद्र अपने पलकों पर बैठा कर रखता है। लावण्या को बहुत ही प्यार करता था। लावण्या के माँ की भी कीमोथेरेपी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन भगवान के लिखे हुए को कौन टाल सकता है। लता जी नहीं बच पाई और वह इस दुनिया से जा चुकी थी, पर जाने से पहले वह अपने दोनों बेटियों का घर संसार बसा हुआ देख ली थी और वह बहुत खुश थी कि मेरी बेटियां बहुत खुश हैं और अच्छे मजबूत हाथों में हैं। उधर माला भी लंदन में किसी रईस घर के लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी और वह रुद्र को बता भी चुकी थी। लावण्या और रुद्र एक दूसरे से डिस्कस करके माला का भी शादी उस लड़के से कर दिए। वह लड़का भी बहुत अच्छा था, वह भी रईस घर का था, सभी लोग सेटल हो चुके थे। लावण्या बहुत ज़्यादा खुश थी। रुद्र यह जानकर बहुत ज़्यादा खुश था कि लावण्या मेरे सिवाय किसी और से आज तक वह सब नहीं की। वह जो भी करती थी रुद्र के साथ ही, और रुद्र पहले इंसान था उसकी ज़िंदगी में। यह सोच कर के रुद्र बहुत ज़्यादा ही लावण्या से प्यार करने लगा था। अब लावण्या और रुद्र के बीच कोई भी सीक्रेट नहीं था, वह दोनों जो भी करते एक दूसरे को बताकर ही करते थे। रुद्र लावण्या का बहुत ख्याल रखता था और लावण्या भी रुद्र का बहुत ख्याल रखती थी। वह दोनों बेटर हाफ बन चुके थे। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।